चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की। आदि कर्मयोगी अभियान वास्तव में जमीनी स्तर से शासन के पुनर्निर्माण की पहल है। यह पहल जनजातीय मूल्यों से प्रेरित होगी और स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संचालित होगी। अभियान के उद्देश्य देखते हैं तो जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना तथा उत्तरदायी और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 550 जेलों और 1 लाख गांव में बदलाव लाने वाले 20 लाख नेतृत्वकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना। आदि कर्मयोगी अभियान के प्रमुख घटक देखते हैं तो संस्थागत तंत्र, आदि सेवा केंद्र। ऐसे केंद्र सभी जनजातीय गांवों में स्थापित किए जाएंगे। अधिकारी और समुदाय के सदस्य प्रत्येक पखवाड़े में 1 से 2 घंटे आदि सेवा समय देंगे। इस दौरान स्थानीय समस्याओं का समाधान और युवाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा तथा वे शासन में सहयोग भी करेंगे। गवर्नेंस लैब कार्यशाला तो राज्य से लेकर ग्रामीण स्तर तक बहुस्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें अलग अलग विभाग जनजातीय विकास की समस्याओं का साथ में समाधान करेंगे। जनजातीय ग्राम कार्य योजना तो ग्रामीणों के साथ मिलकर जनजातीय ग्राम विजन 2030 की योजना बनाई जाएगी। यह योजना सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होगी। स्वयंसेवियों की भागीदारी तो आदि सहयोगी, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवर लोग स्थानीय समुदाय का मार्गदर्शन करेंगे तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आदि साथी तो स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सदस्य, जनजातीय बुजुर्ग लोग, युवा और स्थानीय नेता जागरूकता का प्रसार करेंगे, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। क्षमता निर्माण तो जनजातीय युवाओं, महिलाओं और नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि वे शासन, समस्या समाधान और सामाजिक लामबंदी में अच्छी तरह से भागीदारी कर सके। अभियान का महत्व देखते हैं तो यह अभियान जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है। इस रूप में यह अभियान विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाएगा, उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करेगा और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देगा। यह अभियान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करेगा। फिर नेक्स्ट है, वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में सभी राज्यों में उद्योगों के समान वितरण का आह्वान किया गया। तो समिति ने यह भी कहा कि हालांकि उद्योग राज्य सूची का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार की पहल सभी राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी सभी राज्यों में औद्योगिक विकास के बीच मौजूद असमानताओं पर प्रकाश डाला गया था। राज्यों में असमान औद्योगिक विकास के विषय में देखते हैं तो गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने औद्योगिकरण का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है, जबकि उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों में औद्योगिकरण का स्तर कम है। विनिर्माण उद्योग का वितरण समान है। इस मामले में तमिलनाडु में कारखानों की संख्या सबसे ज्यादा और बिहार में बहुत कम है। भारत में औद्योगिक विकास के समान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक तो ऐतिहासिक कारक है। ब्रिटिश शासन के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन शुरू हुआ था। इस दौरान पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र विकास के केंद्र थे। भौगोलिक कारक, दुर्गम भौगोलिक स्थिति भी विकास में बाधा पहुंचाती है। अपर्याप्त संरचना तो बिजली, परिवहन और भूमि की उपलब्धता राज्यों में अलग अलग होती है। इस कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा बिहार जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास बाधित होता है। नीतिगत और योजना संबंधी असमानताएं तो हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ राज्यों जैसे पंजाब व हरियाणा को मिला, जिससे असमानताएं और बढ़ गई। आगे की राह देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में संधारणीय विकास के लिए संतुलित औद्योगिक नीतियों, विनियमन में ढील और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है। प्रभावी केंद्र राज्य सहयोग महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्र सरकार को पिछड़े क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कौशल विकास और ऋण में सहायता प्रदान करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। इस चुनाव का पर्यवेक्षण भारत का निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रावधान देखते हैं तो अनुच्छेद 66 तो उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का और न ही किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा।
कार्यकाल और रिक्ति, तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं, तो नामांकन इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि और नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन सूची में नाम की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होती है। मतदान, तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है, अर्थात एक वोट का मूल्य 1 होता है। कोई व्हीप नहीं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता अनुच्छेद 66 के अनुसार देखते हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए भी पात्र होना चाहिए और भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये बात की हमने उपराष्ट्रपति की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है चीनी विदेश मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के बाद से पहली बार भारत की यात्रा की। तो इस यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर की अध्यक्षता की। यात्रा के प्रमुख परिणाम देखते हैं, तो सीमा प्रबंधन पर सहमति। दोनों देशों ने एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। यह समाधान 2005 के राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते के अनुरूप होगा। परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र के तहत एक विशेषज्ञ समूह और कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तनाव को प्रबंधित करने और तनाव कम करने पर चर्चा शुरू करने के लिए मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य स्तरीय तंत्रों का उपयोग करने पर सहमति बनी। संवाद तंत्र, तो दोनों पक्षों ने निलंबित द्विपक्षीय संवादों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसमें 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पर उच्च स्तरीय तंत्र भी शामिल है। 75 साल के संबंध, तो भारत और चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 में साल भर विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हवाई कनेक्टिविटी, तो जल्द से जल्द सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। तीर्थ यात्रा, तो भारत के कैलाश मानसरोवर यात्रा का दायरा 2026 से बढ़ाया जाएगा। सीमा पार नदियां, तो दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के तहत सहयोग जारी रखने और आपात स्थितियों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहमति व्यक्त की। सीमा व्यापार, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और नाथुला दर्रा सिक्किम के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू किया जाएगा। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है संसदीय सलाहकार समिति पीसीसी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इसके विषय में देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य भारत सरकार नियम 1961 के तहत सलाहकार समितियों का गठन करना है। समिति का उद्देश्य है तो सांसदों के बीच सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना, सरकार की नीति और कार्यक्रमों पर सरकार तथा सांसदों के बीच अनौपचारिक विचार विमर्श को बढ़ावा देना। उपयुक्त समितियों की संरचना का निर्णय सरकार करती है। किसी सलाहकार समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। सलाहकार समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। फिर नेक्स्ट, अपर न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की है। देखते हैं इसके विषय में नियुक्ति की वजह। तो यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि किसी उच्च न्यायालय में कार्यभार बढ़ गया हो या लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई हो, तो संबंधित न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। या फिर यदि उच्च न्यायालय या कोई न्यायाधीश अनुपस्थित होने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, तब भी अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। नियुक्ति करने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 224(1) के अंतर्गत नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कार्यकाल तो अधिकतम 2 वर्ष तक, जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। ऐसे न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अपने पद पर नहीं रह सकते। फिर नेक्स्ट है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ने एक नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्ट लॉन्च किया। गौरतलब है कि NABL भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत कार्य करता है। इसके
इसके विषय में देखते हैं। इसकी स्थापना 1996 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई। यह एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार तथा ASSO, CHAM, FICCI और CII जैसे उद्योग संघों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। नोडल विभाग तो भारत सरकार का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। गवर्नेंस इसकी शासी परिषद में 39 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। QCI के कार्य तो राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना, थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन सुनिश्चित करना, वैश्विक मानकों के अनुरूप नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। तो CBIC ने कच्चे कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्कों से छूट की अधिसूचना जारी की। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। स्थापना CBIC की स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई थी और ये एक वैधानिक संस्था है। इससे पहले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड कहा जाता था। उद्देश्य सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन। ये तस्करी की रोकथाम का कार्य करता है। साथ ही ये सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और मादक पदार्थों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का भी प्रबंधन करता है। फिर नेक्स्ट ताड़ का वृक्ष। तो पल्मायरा ताड़ के वृक्ष आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में उपयोगी साबित हो रहे हैं। साथ ही ये वृक्ष लीन सीजन के दौरान हाथियों के लिए आहार के स्रोत भी है। यह उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का स्थानिक यानी नेटिव वृक्ष है। यह तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष यानी स्टेट ट्री भी है। यह अलग अलग प्रकार की मृदाओं जैसे रेतीली, लाल, काली और जलोढ़ मृदा के साथ साथ शुष्क और बंजर भूमि में भी उग सकता है। यह 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह समुद्र तल से 800 मीटर तक की ऊंचाई पर उगता है। इस वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है। यह घर बनाने, दवा, छाया और भोजन आदि के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे भारत के सबसे संसाधन युक्त वृक्षों में से एक माना जाता है। फिर नेक्स्ट भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तो ICSSR महाराष्ट्र में चुनाव से संबंधित डेटा में हेरफेर के आरोप के मामले में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज को नोटिस जारी करेगा। ये सामाजिक और मानविकी विज्ञान में अनुसंधान हेतु भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ICSSR केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये अलग अलग सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों की समझ तथा ज्ञान को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। साथ ही राष्ट्र के विकास हेतु पहले और योजनाओं के माध्यम से नीति निर्माताओं और हितधारकों को शोध आधारित समाधान प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इंडियन ऑयल ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति के लिए एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। SAF वास्तव में जेट के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोत है। यह गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक से बनाया जाता है। यह वायु परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मददगार है। इससे उपलब्धता के आधार पर पारंपरिक एविएशन टरबाइन फ्यूल में 50% तक मिलाया जा सकता है। भारत ने 2027 से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचे जाने वाले जेट फ्यूल में 1% SAF का मिश्रण अनिवार्य कर दिया। कच्चा माल इसे बनाने के लिए मकई के दाने, तिलहन, शैवाल, खाद्य अवशेष के वसा तेल और ग्रीस, कृषि अवशेष, वानिकी अवशेष, लकड़ी, मिल्क अपशिष्ट आदि का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट रक्षा उत्पादन का निजीकरण। निजी क्षेत्र से वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड 22.56% की हिस्सेदारी हासिल की है। लगातार तीसरा साल है जब इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में डिफेंस सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 57.50% हिस्सेदारी रही। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है: रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, अदिति, प्रौद्योगिकी विकास निधि, मेक इन इंडिया और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है कनाडा, राजधानी ओटावा। तो हाल ही में कनाडा ने अपने इतिहास की दूसरी सबसे भीषण वनाग्नि यानी वाइल्ड फायर मौसम का सामना किया। यह उत्तरी अमेरिका महादेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसकी समुद्री सीमाएं फ्रांस और डेनमार्क से लगती है। भौगोलिक विशेषताएं: क्षेत्रफल, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है। स्थलाकृतियां, इनमें आर्कटिक टुंड्रा,
विशाल बोरियल वन, रोकी पर्वत और उपजाऊ घास के मैदान शामिल है। ताजा जल तो कनाडा के झीलों और नदियों में दुनिया का लगभग 20% ताजा जल भंडार है। ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। 5 ग्रेट लेक्स हैं सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ओंटारियो और एरी। इन 5 झीलों में से केवल मिशिगन झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है। ये बात की हमने कनाडा की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।